नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती जी द्वारा प्रस्तुत अग्निपुत्र सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास महाकाल पार्ट 7। दूसरी सुबह भी खुशगवार ही थी। दिनचर्या से निर्वृत्त होकर हम बाहर आ गए। वह समंदर की लहरों का नज़ारा लेने लगे। शमाना सदैव की भांति प्रसन्न थी। तुमने बताया था सबूता कि तुम घुमक्कड़ हो और पूरी जिंदगी घूमते फिरते ही रहे हो, उसने कहा। हाँ शमाना, यही बात है। तुमने तो ऐसे बहुत से सफ़र किए होंगे। हाँ, मैंने जवाब दिया। और क्या उस वक्त भी तुम्हारे साथ मेरी जैसी कोई हमसफ़र थी? शमाना ने पूछा। वह मैं मन ही मन में मुस्कुरा दिया। बेवकूफ़ लड़की कैसा अजीब सवाल कर रही है। वह जानना चाहती थी कि उसके शामिल होने से मेरे सफ़र में कोई रंगीनी है या उसकी भांति पहले भी उस जैसी लड़कियां मेरे एकांत की संगनी रही हैं। लेकिन प्रोफेसर, यह भी कोई बताने की बात थी। शमाना केवल जंगली हिरनी थी। मैं उसकी समझ में क्या आता? उसके लिए मैं बस एक अनोखा मर्द था और मेरे लिए भी मेरी पसंद की औरत, जिसके साथ मैं जिंदगी का एक लंबा सफ़र कर सकता था। मैं उसकी फितरत से भी परिचित था। सो वातावरण को बोझिल व उसे उदास करने से मुझे क्या मिलता? यूँ भी मैंने उससे कौन सा सच बोला था? एक झूठ और सही। लड़की तो खुश हो जाएगी और प्रसन्न पुलकित लड़कियां ही मुझे अधिक भरी लगती हैं, और इसके लिए चाहे मुझे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। खैर, शमाना मेरी सूरत देख रही थी। फिर वह बोली, किस सोच में डूब गए सबूता? सोच रहा हूँ, यह सवाल तुमने क्यों किया? ओ सबूता, कोई विशेष बात नहीं है। बस मैं सोच रही थी, जिस तरह तुम्हारी मौजूदगी की वजह से सृष्टि मेरी नज़र में हसीन हो गई है, तुम्हारे जीवन में भी कोई परिवर्तन आया है? शमाना ने कहा। औरत की स्वाभाविक इच्छा, अपनी प्रशंसा व महत्व की लगन। मेरी निगाहों में तो कोई पहलू छुपा हुआ नहीं था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वह अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर चुकी है। एक तुच्छ सी मांग कर रही है। क्या मैं इतना संगदिल हूँ कि उसका भय और उसकी इच्छा को न रख पाता? शमाना, मैंने झूठ बोलने पर कमर बांध ली। यह प्रश्न क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे अस्तित्व के तूफान का एहसास नहीं है? अगर मैं तुम्हें दुनिया की सुंदरतम स्त्री न समझता, अगर तुम्हारे समीप का जुनून मेरे जहन में न होता, तो क्या इंसान किसी ऐसे अस्तित्व के पीछे दौड़ता है जो उससे नफरत की इंतहा तक पहुंच गया हो, जो उसकी ज़िंदगी लेने के लिए हर यत्न करे? अगर तुम्हें विश्वास आ जाए शमाना, तो सुनो। सलाका का सामिप्य व पोसीता की चाहत का प्रदर्शन केवल झुंझलाहट थी, तुम्हारा प्यार प्राप्त न कर पाने की झुंझलाहट। और अब जब तुम मेरे इतने निकट हो, तो मैं सारी सृष्टि में एक अनूठे सौंदर्य की झलक पाता हूँ। हाँ शमाना, इससे पहले यह समंदर इतना हसीन नहीं था। मैंने आसमान का चांद भी देखा है। इतना सुंदर, इतना आकर्षक पहले कभी नहीं था। और प्रोफेसर, मैंने देखा कि शमाना के चेहरे पर मेरे शब्दों के गुलाब खिलते जा रहे थे। उसने बेसुध होकर मेरी बाजू पकड़ लिए और खामोशी की भाषा में ही बहुत कुछ कहने लगी। यूं समंदर के दिन रात गुजरते रहे और फिर शायद 7 चांद डूबे थे और 7 सूरज उभरे थे कि हमें दूर से ही जमीन नजर आई। कप्तान बलशक ने बताया कि वह मांगो टापू है और जहाज एक दिन इसके तट पर ठहराया जाएगा, ताकि ज़रूरत का सामान और पीने का पानी प्राप्त कर लिया जाए। जहाज ने रुख बदल लिया। बादवान हवा की मदद से जहाज को मांगो के तट की तरफ ले जाने लगे और दिन डूबने से पहले मांगो के तट से जा लगे। तट पर निगरानी करने वाले मौजूद थे, जो तुरंत ही किश्तियों की मदद से जहाज पर पहुंच गए। वह सशस्त्र थे और विशेष बात यह थी कि उन लोगों में अधिक संख्या पीली चमड़ी वालों की थी। बलकश का माथा ठनका था। वह मेरे पास पहुंच गया। जो कि मेरे स्वामी ज्योदास ने कहा था कि तुम्हें वही जानूं जो खुद ज्योदास को, इसलिए मैं तुमसे बात करने की आज्ञा चाहता हूँ। क्या बात है बलशक? जो कहना चाहते हो खुलकर कहो, मैंने कहा। मांगो का प्रबंध पहले लेगाना के हाथ में था और लेगाना फोमा का गहरा वफादार था। चुनाचे फोमा की मौत के बाद शबाला ने जो तब्दीलियां की, उनमें लेगाना को हटाकर उसकी जगह तारस को दे दी गई। तारस शबाला का आदमी है, बल्कि दूसरे शब्दों में इन पीली चमड़ी वालों का और ज्योदास के जहाज को वह अच्छी तरह पहचान सकते ही हैं। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है बलशक? क्या ये लोग हमसे कोई गलत व्यवहार करेंगे? इससे पहले किसी बस्ती में पीली चमड़ी वालों को
ऐसे ओहदे नहीं दिए गए। यह पहला उदाहरण है और मुझे तो इन लोगों के हाव भाव भी अच्छे नहीं लगते। बलशक ने अपनी शंका व्यक्त की। नम्रता से काम लो बलशक, हालात से जरा भी न घबराओ। हम कोई बेमकसद कदम नहीं उठाएंगे, अपना काम करके यहाँ से चल देंगे। हाँ, अगर मजबूरन किसी ऐसे हालात में फंसना भी पड़ा तो देखा जाएगा, क्योंकि स्वामी ने आदेश दिया था कि तुम्हारी हर आज्ञा का पालन किया जाए, इसलिए मैं वही करूँगा जो तुमने कहा है। हालांकि मेरे साथी मल्लाह सब के सब जंगजू व योद्धा है और जहाज के गुप्त भंडार में उम्दा हथियार भी मौजूद है, इसलिए जोदास खुले रूप से शबाला का विरोधी व फोमा का वफादार है और उसकी आवाज़ में धमक भी है। इसी आवाज़ को बनाए रखने के लिए जोदास हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहता है और उसकी हिदायत है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। बेशक बात इस मिशन की है जिस पर हम आए हैं, और फिर मैं जोदास का जवाबदेह हूँ। तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ और अपने लोगों को भी समझा दो, कोई भी ऐसी हरकत न होने पाए जो अप्रिय हो। ठीक है सबूता, तेरे आदेश का पालन होगा, बलशक ने जवाब दिया और फिर अपने लोगों को समझाने चला गया। किश्तियों से आने वालों ने जहाज पर आने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी, बल्कि निकट आते ही उन्होंने कमंदे डाली और जहाज में चढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद लगभग 50 सशस्त्र व्यक्ति जहाज पर पहुंच गए। बलशक मेरे निकट खड़ा हुआ और उन लोगों को देखने लगा। ऊपर आने वालों में कुछ एक ही बस्ती वासी थे, शेष पीली चमड़ी वाले। तब एक विशाल डिल डॉल वाला पीली चमड़ी वाला, जिसके शरीर का लिबास उसे शेष से प्रमुख बता रहा था, आगे बढ़ा और हमारे निकट पहुंच गया। उसकी आंखों में घृणा के भाव थे। यह जहाज किसका है? उसने पूछा। जोदास का, बलशक ने जवाब दिया। जोदास कौन है? सकाया का अमीर। यहाँ क्यों आए हो? पानी व खाद्य सामग्री खरीदने। तारस का हुक्म है कि हर आने वाले अजनबी को पूरी तरह निगाह में रखा जाए। हालात ठीक नहीं हैं। फोमा के लोग शबाला के विरुद्ध सरगर्म हैं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बलशक ने पूछा। तारस की इजाज़त के बिना तुम तट पर न उतर सकोगे। यह कानून क्या शबाला का है? हाँ, लेकिन बस्तियां इससे ना वाकिफ़ हैं। वाकिफ़ हो जाएंगी बहुत जल्द, उसने जवाब दिया। फिर हमें क्या करना चाहिए? बलशक ने पूछा। अपने बारे में, इस जहाज़ के बारे में और इस जहाज़ पर मौजूद लोगों के बारे में मुझे पूरी जानकारी दो और इसके बाद जहाज़ पर ही रहकर इंतज़ार करो। तारस का जवाब मिल जाने के बाद तुम्हें ज़मीन पर उतरने की इजाज़त होगी। बलशक ने मेरी तरफ देखा और मैंने गर्दन हिला दी। तब उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं। जहाज़ पर कुल कितने आदमी हैं? कुल 30, बलशक ने जवाब दिया। इनमें औरतें कितनी हैं और मर्द कितने हैं? सिर्फ एक औरत है। क्या जहाज़ पर असला भी है? नहीं, हल्की फुल्की कुछ चीज़ों के अलावा कोई हथियार नहीं है। वह हमारे हवाले कर दो। यह संभव नहीं है। बलशक को तैश आ गया। यानी कि तुम शबाला के कानून से इनकार करोगे? पीली चमड़ी वाला बलशक को घूरते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है दोस्त, लेकिन हमारे पास जो कुछ मौजूद है वह इस काबिल नहीं है कि उसे हथियार कहा जाए। बस ज़रूरत की चीज़ें हैं। मैंने हस्तक्षेप किया। लेकिन शबाना का कानून सर्वोच्च है, पीली चमड़ी वाला बोला। ठीक है बलशक, हथियार इनके हवाले कर दो, मैंने कहा, और बलशक का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर वह एक झटके से मुड़ा और पीली चमड़ी वाले उसके साथ चल पड़े। थोड़ी देर बाद वह वापस आए तो उनके पास कुछ तलवारें, कुल्हाड़े और 2-3 नेज़े थे। उन्होंने यह हथियार अपने सरदार के हवाले कर दिए। इनके अलावा कोई हथियार और कुछ नहीं है, बलशक ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन अगर शुबा हुआ तो जहाज़ की तलाशी भी ली जा सकती है। झूठ बोलने पर बड़ी से बड़ी सज़ा दी जा सकती है। खूब, यह सब शबाला के कानून हैं, बलशक बोला। हाँ, लेकिन तुम्हारे लहजे में मस्खरापन है। क्या तुम इन कानूनों का मजाक उड़ाना चाहते हो? पीली चमड़ी वाले ने तेज निगाहों से बलशक को देखते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जिस तरह चाहो अपना इत्मीनान कर सकते हो। मैंने फिर बात को सहारा दिया और पीली चमड़ी वाला नीचे उतर गया। उसने अपने साथियों को इशारा कर दिया था। बलशक के चेहरे पर अप्रिय भाव थे। मैं खामोश व शांत भाव से उन सबको नीचे उतरते देखता रहा और फिर जब
आखिरी आदमी भी नीचे उतर गया तो मैंने बलशक के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला, यही मुनासिब है बलशक। संभव है तुम्हारा ख्याल ठीक हो सबूता, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर जोदास जहाज पर होता तो इस बात को पसंद नहीं करता। क्या करता वह? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह, हम इतने बेबस नहीं हैं। ठीक है, यह उनका टापू है, लेकिन मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं और मेरे योद्धा साथी यहाँ तबाही मचा सकते हैं। यह अलग बात है कि हम टापू से फरार होने में सफल न हो सकें, क्योंकि वह बहरहाल तारस का शहर है। यह बात है बलशक, मैं जिस अभियान पर जा रहा हूँ उसे पूरा करना ज़रूरी है और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो मेरी योजना में विघ्न डाले या दूसरी सूरत में किसी भी तरह मेरे काम पर प्रभाव डाले। मैं जोदास से पूछे बिना इसकी इजाज़त नहीं दे सकता था। हाँ, उस वक्त दूसरी बात है जब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएं। फिलहाल हमें तारस के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अगर उसकी इजाज़त मिल जाए तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वह लेकर हमें खामोशी से निकल जाना चाहिए। तारस नमक हराम है, वह शबाला के खास आदमियों में से है, लेकिन केवल शबाला का ही नहीं, वह इन पीली चमड़ी वालों का भी गुलाम है। तुमने देखा पीली चमड़ी वाले किस अंदाज में हुकूमत कर रहे हैं, जबकि दूसरी बस्तियों में इन्हें यह रुतबा हासिल नहीं है। ठीक है, फिर भी हमें यहाँ से अपना काम करके चल देना चाहिए, बल्कि अगर हम यहाँ न ही रुकते तो ठीक था। नहीं सबूता, हमारा यहाँ रुकना अच्छा हुआ। कम से कम हम जोदास को यह सूचना दे सकते हैं कि मांगो बस्ती पर अब पीली चमड़ी वालों का इस कदर जोर है कि अब वे हम लोगों पर खुलकर हुक्म चला सकते हैं। बलशक ने जवाब दिया। ठीक है, वैसे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कृपया जो मैं कह रहा हूँ इस समय तुम उसके विरुद्ध न जाना। तेरी जो आज्ञा सबूता, मुझे तेरा हर हुक्म मानने का आदेश दिया गया है, बलशक ने भारी लहजे में कहा और एक तरफ चला गया। मैं जानता था कि जंगजू बलशक को यह सब पसंद नहीं आया था और मैं तारस के बारे में सोच रहा था कि ना जाने किस किस्म का आदमी हो। वैसे हम जहाज को भगा ले जाकर वहां से निकल भी जा सकते हैं, पर मैंने तारस का इंतजार कर लेना भी उचित ही समझा। इसके बाद अगर किसी विकट स्थिति का सामना करना भी पड़ता तो फिर तो कुछ करना ही पड़ता। मैंने एक विशेष दृष्टिकोण से आसपास के समंदर को देखा और अंदाजा लगाने लगा कि हंगामाई स्थिति पेश आ गई तो जहाज को कितनी दूर ले जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरी इच्छा यह भी थी कि मैं मांगो टापू के जहाज़ों को देख सकूं, ताकि यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि मांगो की अपनी शक्ति कितनी है। मैंने एक विशेष कोण को निश्चित कर लिया, वह संतुष्ट हो गया और फिर वापस पलटकर बलशक के पास पहुंच गया। मैंने उसे बड़े ही कोमल लहजे में संबोधित किया था। बलशक, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैं जोदास की बेबसी पसंद नहीं करता, न ही उनकी बेबसी मुझे पसंद है, लेकिन दोस्त, दूरदर्शिता का तकाजा यही था। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे सहयोग करो। मैंने इनकार नहीं किया सबूता, क्योंकि बहरहाल मैं तुम्हारी आज्ञा का पाबंद हूँ, बलशक ने जवाब दिया। फर्ज करो अगर तुम मेरे आदेशों के पाबंद न होते तो? मैंने पूछा। तो फिर वह पीली चमड़ी वाले जो जहाज पर आए थे यहाँ से वापस न जा सकते, बलशक ने जवाब दिया और मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई। बलशक का जवाब रगों में दौड़ते हुए गर्म खून का जवाब था। इन शब्दों में दूरदर्शिता नहीं थी, लेकिन मैं दूसरी तरह सोचने का आदी था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेशक ऐसा ही होता और ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन मेरे दोस्त, क्या तुम यह पसंद करोगे कि इस तरह जोदास का मिशन असफल हो जाए? मिशन क्यों असफल होता? बलशक ने पूछा। इसलिए कि हम यहाँ उलझ जाते। स्पष्ट है हमारी फुर्ती और दिलेरी इन 50 आदमियों को जहाज पर ढेर कर देती, लेकिन उसके बाद क्या तुम्हारा ख्याल है कि तारस के आदमी हमसे जंग न करते, विशेषकर ये पीली चमड़ी वाले जो अपने आप को कुछ समझने लगे हैं? हम इनसे जंग करते, बलशक ने जवाब दिया। जहाज तबाह हो सकता था, हमारे आदमी मारे जा सकते थे, मैंने क्रोधित भाव से कहा, और बलशक ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और सर्द लहजे में बोला, जिंदगी या मौत हमारे सामने ज़्यादा महत्व नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए जोदास का मिशन ज़्यादा महत्व रखता है बलशक। मेरे लहजे में तैश आ गया था और बलशक एकाएक संभल गया। ठीक है सबूता,
मैं तुमसे सहयोग कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। बलशक, मेरे दोस्त, तुम देखोगे कि अगर तारस ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो हमें इस बात पर मजबूर कर दे कि हम उससे जंग करें, तो निसंदेह मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि हम इस टापू को जहन्नुम बना देंगे और तारस को खुद उसकी जमीन पर कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। मेरी आवाज़ में गुर्राहट उभर आई थी। बलशक ने बदली हुई निगाहों से मुझे देखा और फिर गहरी सांस लेकर गर्दन झुका दी। ठीक है सबूता, मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बलशक ने जवाब दिया। मुझे हथियारों का भंडार दिखाओ, मैंने कहा, और बलशक चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिला दी। वह उठ गया। वह जहाज के एक विशेष भाग में पहुंचा और फिर उसने एक तख्ता उठा लिया जिसके ऊपर रस्सियों के ढेर पड़े हुए थे। जहाज को पूर्ण दक्षता से तैयार किया गया था। इसकी तह दोहरी थी और नीचे एक खुली जगह पर हथियारों का भंडार था। शास्त्रागार देखकर मैंने संतुष्ट भाव से गर्दन हिला दी। मेरी आशा से कहीं ज़्यादा था असला। यहाँ दुधारी तलवारें, भाले, पत्थर फेंकने वाली मशीनें, कुल्हाड़े और गंडासे मौजूद थे। खंडा मेरी पसंद का हथियार था और काफ़ी भारी भरकम खंडे मौजूद थे। मैंने विशेष रूप से उन्हें ही उठाकर देखा। बहुत बढ़िया बलशक, मैं संतुष्ट हूँ। आओ, वापस आओ, मैंने कहा और फिर हम शास्त्रागार से बाहर निकल गए। मैंने बलशक से कह दिया था कि वह इत्मीनान से आने वाले वक्त का इंतज़ार करे और बलशक खामोश हो गया था। अधिक वक्त नहीं बीता था कि जहाज सागर तट पर निगाह रखने वालों ने सूचना दी कि किनारे पर बहुत से लोगों का हुजूम आ रहा है। टापू के लोग किनारे पर जमा हो रहे हैं और उनमें अधिक संख्या पीली चमड़ी वालों की थी, यानी कि इन विदेशियों को स्थानीय लोगों पर प्रबलता प्राप्त थी। बलशक आग्नेय निगाहों से यह दृश्य देख रहा था। शमाना मेरे निकट खामोश खड़ी थी। इन सारे मामलात में वह कुछ भी नहीं बोली थी। फिर बहुत सी किश्तियां समंदर में उतारी गई जिनमें चप्पू चलाने वालों के अतिरिक्त कोई नहीं था। सिर्फ एक किश्ती में कुछ लोग मौजूद थे, यकीनन भी कोई संदेश लाए थे। हम उनके निकट आने की प्रतीक्षा करने लगे और थोड़ी देर बाद किश्ती निकट पहुंच गई। तब एक आदमी ने नीचे से कहा, जहाज का सरदार कौन है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तुम इससे बात करो सबूता, बलशक ने कहा। ओह, बात तुम करो बलशक, जहाज के सरदार तुम हो, मैंने मुस्कुराते हुए बलशक से कहा। नहीं सबूता, मैं सिर्फ जोदास का सेवक हूँ और उसके आदेश का पालन करूँगा। खुद मेरी मानसिक अवस्था दूसरी है जिसे शायद तू कबूल नहीं करेगा। मैं जहाज के सरदार से बात करना चाहता हूँ। टापू के सरदार तारस का पैगाम उसके लिए है, नीचे से फिर आवाज़ आई और इस बार मैं आगे बढ़कर आया। मैं जानता था कि बलशक मानसिक तौर पर अभी मेरी विचारधारा से सहमत नहीं हो पाया है, लेकिन बहरहाल मेरी रगों में खून की रवानी इतनी तेज नहीं थी। मैं मिशन से भटकना नहीं चाहता था। क्या बात है, कहो, मैंने कहा। सरदार तारस तुम लोगों से मुलाकात करना चाहता है। वह किनारे पर आ चुका है। उसने यह किश्तियाँ तुम्हारे लिए भेजी हैं। तुम इन किश्तियों में उतर आओ। सरदार तारस तुम्हें दोस्ती का पैगाम देता है। वह तुम्हें टापू पर अपना मेहमान बनाना चाहता है, नीचे किश्ती में खड़े उस व्यक्ति ने कहा। बलशक भी मेरे पास आ खड़ा हुआ था। क्या ख्याल है बलशक? मैंने उससे पूछा। अगर उसने दोस्ती का पैगाम दिया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम उससे मिलकर उसके विचारों का अंदाजा भी लगा पाएंगे और यह भी मालूम हो जाएगा कि टापू पर पीली चमड़ी वालों की संख्या क्या है और यहाँ के मामले में वह इस कदर दखल क्यों दे पा रहे हैं और खुद यहाँ के वासी इन्हें किन निगाहों से देखते हैं। बलशक ने जवाब दिया और मैंने मुस्कुराती निगाहों से ही उसकी तरफ देखा, जो केवल एक मल्लाह का जहन रखता था, सादगी भरा, शीघ्र प्रभावित होने वाला। फिर भी मैंने कोई शंका व्यक्त नहीं की। तारस की भावनाओं में मुझे खोट महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने ज़्यादा पेशवेश नहीं की और तैयार हो गया। ठीक है, हम नीचे आ रहे हैं। बलशक, तुम सिर्फ कुछ लोगों को जहाज की निगरानी के लिए यहाँ छोड़ दो और शेष लोगों की किश्तियों पर उतर जाने की हिदायत कर दो। ठीक है सबूता, बलशक ने कहा और चला गया। थोड़ी देर बाद बलशक वापस आ गया और जहाज के सब लोग उस तरफ आ गए जहाँ से वे रस्सियों की सीढ़ियों द्वारा नीचे उतर सकते थे। तब बलशक के इशारे पर एक किश्ती जहाज से आ लगी। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग किश्तियों पर पहुंच गए। केवल 6 आदमी जहाज पर छोड़ दिए गए जो जहाज के निगरान थे
और इसकी सूचना उस शख्स को भी दे दी गई जो हम लोगों को लेने के लिए आया था। सबसे अंत में मैं, शमाना और बलशक भी एक किश्ती में उतर गए और हमारी किश्ती भी तट की तरफ चल पड़ी। हमारे तमाम साथी तट पर उतर चुके थे। वे चारों तरफ से चौकन्ना था और मजमे को देख रहा था जिसमें विदेशियों की संख्या अधिक नजर आ रही थी। तब यह भीड़ कुछ फैली और बीच की उम्र का एक आदमी आगे बढ़ गया। यह विचित्र शाही लिबास पहने हुए था, चेहरे से काफी मक्कार नजर आता था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में शायद बला का अपनत्व। वह बड़े अपनत्व से ही मुझे मिला और मुस्कुराकर बोला, खुशामदीद, खुशामदीद, जोदास की नुमाइंदे, खुश आमदीद। तुम ही इस जहाज के सरदार मालूम होते हो। हाँ, मैंने जवाब दिया। क्या नाम है तुम्हारा? उसने बड़े प्यार से पूछा। सबूता। ओह सबूता, बड़ा मुक़द्दस नाम है। मैं सबूता को सलाम करता हूँ और शायद यह। उसकी निगाहें शमाना की तरफ उठ गई। मैंने महसूस किया कि वह शमाना को देखता रह गया है। यह शमाना है, मैंने धीमे से जवाब दिया। वह बड़े आदर से शमाना की तरफ झुका और सीधा हो गया, लेकिन उसकी निगाहें अभी तक शमाना के चेहरे पर जमी थी। फिर उसने चौंक कर कहा, स्वागत, खुशामदीद शमाना, खुशामदीद। काफ़ी अहमक लगता था औरत के मामले में, पर खैर मैंने इस पर ऐतराज़ नहीं किया। उसने बलशक का भी अभिवादन किया व प्यार भरे लहजे में बोला, आओ मेरे दोस्तों, मेरे मेहमानों। तुमने मांगो के तट पर कदम रखा तो जाहिर है कि तुम मेरे मेहमान हो। और हाँ, यह तुमने क्या बात कही कि तुम सफ़र के लिए ज़रूरी सामान लेकर रवाना हो जाओगे। क्या यह संभव है कि जोदास का नुमाइंदा मेरे पास आए और मैं एक दिन भी उसकी मेहमान नवाजी ना करूं? तुम मेरे मेहमान हो और कम अज कम 2-3 दिन तक मेरे मेहमान रहोगे। इसके बाद ही जाने दूंगा तुम्हें। हाँ, ज़रूरत की हर चीज़ तुम्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। वह इतनी तीव्रता से बकवास कर रहा था कि हम लोगों को बोलने का अवसर ही नहीं मिल सका। बलशक अलबत्ता प्रभावित नजर आ रहा था। जाहिर है भावुक इंसान था। उन लोगों के व्यवहार से उसे क्रोध आया था और वह मरने मारने पर तत्पर था। लेकिन तारस की बातों से वह काफ़ी प्रभावित हो गया था और अब वह प्रसन्नचित्त व संतुष्ट नजर आ रहा था। तो मेरे मेहमानों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आओ मेरे साथ आओ, उसने कहा और हमारे बीच आ गया। उसका एक हाथ मेरे कंधे पर था और दूसरा बलशक के कंधे पर। शमाना हमारे साथ थी। तारस के दूसरे साथी जहाज के मल्लाहों के साथ आ रहे थे। प्रकट में उन लोगों का व्यवहार बुरा नहीं था और मैं भी दावे से यह नहीं कह सकता था कि मैंने जो कुछ सोचा है वह ठीक ही है। संभव है तारस एक निरीह इंसान हो और मिलनसार भी, और अगर वह हमें सहृदयता से यहाँ लाया है तो स्पष्ट है कि पीली चमड़ी वालों की यह अवस्था हमारे लिए इतनी परेशानी का कारण नहीं थी। हम तारस के मेहमान थे और कुछ दिनों बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हमें वहाँ अधिक दिन तो रुकना नहीं था। मांगो की उजागर स्थिति भी साइका से कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं थी। यहाँ के मकान भी वैसे ही थे। हाँ, जिस जगह हमें ले जाया गया वहाँ मकान कुछ बड़े बड़े और बेहतर बने हुए थे। पहाड़ के सुर्ख पत्थरों से तराशे हुए एक बहुत बड़े मकान में हमें ठहराया गया, जिसका दरवाज़ा भी चट्टान का ही बना हुआ था और काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा था। 2 पहरेदारों ने पत्थर का दरवाज़ा खोला और तारस ने हम सबको अंदर आने के लिए कहा। मकान इतना विशाल व भव्य था कि जहाज के सभी आदमी सहज ही उसमें समा गए। अंदर से इस मकान के ज़्यादा हिस्से नहीं थे, बल्कि वह एक लंबे चौड़े विशाल हॉल की शक्ल में था, जिसके चारों तरफ दीवारें और छत थी। अलबत्ता दरवाज़ा एक ही था जिससे होकर हम लोग अंदर आए थे। तारस ने सबको बैठने के लिए आसन पेश किए और स्वयं मेरे, बलशक व शमाना के साथ मकान के एक हिस्से में आ गया और हमसे भी पीछे बैठने का अनुरोध किया, और फिर वह भी हमारे सामने ही एक आसन पर विराजमान हो गया। हाँ तो मेरे दोस्त, क्या नाम बताया था तुमने? शायद सबूता। बड़ा ही अच्छा नाम है, अत्यंत ही मोहक। तो मुझे हैरत है सबूता कि जोदास तुम्हारे साथ इस जहाज में नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जोदास हमारे साथ नहीं है। क्यों? आखिर क्यों? और आखिर तुम कहाँ जा रहे थे? किस मिशन पर जा रहे थे? यहाँ तक कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी आमद पर खासी हैरत होती है, उसने पूछा। जोदास ने कुछ काम मेरे सुपुर्द किया था
जिसे करने के बाद मैं सकाया वापस जा रहा था। जाहिर है एक लंबे सफ़र के बाद बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत आ पड़ती है और स्थिति कुछ ऐसी भी नहीं कि किसी बस्ती में आते हुए कुछ सोचना पड़े। मैंने जवाब दिया, यकीनन यकीनन। और फिर शबाला की सारी बस्तियां उसके हुक्म की पाबंद हैं। लेकिन हाँ, अफसोस, जोदास तो शबाला का विरोधी है। शायद वह इन बस्तियों को दुश्मन की बस्तियां समझता होगा। क्यों? ठीक है ना? जोदास अपनी सोचों का खुद मालिक है। वह जिस अंदाज से सोचता है उसके गुलाम उसे उस सोच से हटा नहीं सकते। जहाँ तक समस्या है इस बात की कि वह किस बस्ती को दुश्मन समझता है और किस बस्ती को दोस्त, तो यह उसका निजी मामला है। हमारा इससे क्या ताल्लुक? मैंने तेज लहजे में कहा। ओह, ठीक है, यह भी दुरुस्त है। सचमुच ही तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? बहरहाल तुम तारस के मेहमान हो और यहाँ किसी प्रकार का संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह चाहो रहो। तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान तुम्हें दिला दिया जाएगा। और हाँ, तुम्हें टापू के किस हिस्से में जाने की ज़रूरत होगी? तारक ने कहा और मैंने एक गहरी सांस ली। तब उसने कुछ लोगों को बुलाया और उनकी तरफ देखकर बोला, सुना तुमने? मेहमानों को किसी भी संकोच का एहसास न हो। उसके साथियों ने गर्दन हिला दी। वह फिर बोला, मुझे जाने की इजाज़त दो मेरे दोस्तों। बहुत जल्द मैं तुमसे पुनः मुलाकात करूंगा और करता रहूंगा जब तक कि तुम यहाँ हो। हम यहाँ अधिक दिन न रुक सकेंगे तारस। हमें वापस पहुँचना है। तुम जल्दी ही हमें इजाज़त दो कि हम अपनी ज़रूरत का सामान तुम्हारे टापू से खरीदें और यहाँ से रवाना हो जाएं। यकीनन यकीनन। तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें रुकावट नहीं बनूंगा। अब ठीक है, जब तक तुम तारस के मेहमान रहो, आराम से रहो। उसके बाद सामान खरीद लेना और रवाना हो जाना। धन्यवाद तारस, मैंने जवाब दिया और तारस अपने साथियों के साथ बाहर निकल गया। यह अतिथि गृह कुछ विचित्र सा था। विशेषकर उसकी बनावट मुझे शक संदेह में डाल रही थी। लेकिन बहरहाल तारस ने जिस तरह हमें आज़ादियाँ देने का ऐलान किया था, उससे मेरे मन में उपजते संदेह धूमिल पड़ जाने वाले थे। थोड़ी ही देर बीती थी कि बहुत से लोग हाथों में थाल लिए अंदर गए। उन्होंने हमें गर्म पेय, खाने की चीज़ें अल्पा आहार के रूप में पेश की, जिसे हमने कबूल कर लिया। अभी हम खाने पीने से निर्वित हुए ही थे कि कुछ सुंदर लड़कियां हाथों में बेशुमार तोहफे उठाए अंदर आ पहुंची। हम सब उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। ये सब शमाना को घेर कर बैठ गई और फिर उन्होंने तोहफे शमाना को पेश कर दिए। यहाँ के सरदार तारस की बीवी हलाया ने तुम्हें अपना अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है। उसकी ख्वाहिश है कि जब तक ये लोग तारस के मेहमान हैं, तुम उसकी मेहमान रहो। उन्होंने शमाना से कहा और शमाना मेरी तरफ देखने लगी। क्या मैं इनके साथ चली जाऊं सबूता? उसने पूछा। यह तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर है शमाना, अगर तुम जाना चाहो तो, मैंने सादगी से जवाब दिया। मिलने में कोई हर्ज नहीं है और फिर यहाँ इन लोगों के बीच तुम्हारे साथ रहकर मुझे अजीब लगेगा। कोई हर्ज नहीं है शमाना, तुम जा सकती हो। और शमाना इन लड़कियों के साथ बाहर निकल गई। मेरे जहन में अब भी कोई विचार नहीं आया था। बलशक एक गहरी सांस लेकर मेरे पास आ बैठा। फिर वह गहरी सांस लेकर बोला, क्या ख्याल है सबूता? मेरा ख्याल है कि तारस हमारे साथ हर सहयोग करने को तत्पर है। हाँ बलशक, प्रकट में तो ऐसा ही लगता है। प्रकट में? बलशक चौंक पड़ा। हाँ, मेरा मतलब है प्रकट में तो उसकी नीयत में कोई फतूर मालूम नहीं होता। मैंने जवाब दिया। यह किसी किस्म का धोखा भी कर सकता है? बलशक ने मुझे गौर से ही देखते हुए पूछा। यहाँ पीली चमड़ी वालों का सक्रिय हस्तक्षेप देखकर इस संभावना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बलशक, मैंने कहा और बलशक परेशान निगाहों से मुझे देखने लगा। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई सबूता? तो पूछ सकते हो, मैंने पूर्वतः ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर तुमने उसे संदिग्ध समझा था तो उसके मेहमान बनना क्यों कबूल किया? इसके अतिरिक्त तुम क्या करते बलशक? उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब था उसकी शत्रुता। अब अगर वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है तो देखा जाएगा। ओ सबूता, बलशक चिंतित हो उठा। क्या इस तरह हम गलती नहीं कर बैठे? कैसी गलती? क्या यह मकान तुम्हें मेहमान खाने से ज़्यादा एक कैद खाना नहीं महसूस होता? हाँ, इसकी बनावट तो ऐसी ही है। क्या यह पथरीली दीवारें हमारी आज़ादी न छीन लेंगी? और क्या हथियारों के बिना हम किसी प्रकार का विरोध कर सकते हैं?
बर्शक ने शंका व्यक्त की। यह सारी बातें अभी हमारी कल्पना व सोचे ही हैं। अगर वास्तविकता के तौर पर सामने आई तो देखा ही जाएगा। ऐसी हालत में क्या देखा जाएगा? बर्शक के लहजे में झल्लाहट प्रकट हो गई, लेकिन मुझे उसका यह लहजा अप्रिय न लगा। स्पष्ट है वह बेचारा अपनी समझ में तो ठीक ही कह रहा था। यह तुम मेरे ऊपर छोड़ दो बर्शक, आखिर तुमने ज्योदास की जगह दी है, मैंने कहा, और बर्शक खामोश हो गया। लेकिन वह बेचैन नजर आ रहा था। मैंने उसकी तरफ से लापरवाही अपना ली। अत्यधिक परेशान व उलझन में रहने वाले लोगों से मुझे कभी ज्यादा लगाव नहीं रहा। रात हो गई, शमाना नहीं लौटी थी। शायद उसका दिल लग गया था। हम लोगों की खूब सेवा आदर किया गया, बढ़िया खाना मिला था और हमारी ज़रूरत के बारे में पूछा जाता रहा था। लेकिन रात के अंतिम पहर एक और ख्याल मेरे जहन में आया। तारस की निगाहें। उसने शमाना को जिन निगाहों से देखा था वह अच्छी नहीं थी। शमाना सहज चारा भी नहीं थी। उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। इसलिए मैं उसके प्रति अधिक परेशान तो नहीं था। अलबत्ता इस मूर्खता का मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने उसे अकेले भेजकर गलती की है। दूसरी सुबह सामान्य व शक्तिमय थी। हमें वक्त पर बढ़िया नाश्ता दिया गया था। नाश्ते पर बर्शक कहने लगा, अभी तक तो कोई खास बात नहीं हुई सबूता। हाँ बर्शक, मैं कह चुका हूँ कि संभव है कुछ खास हो भी नहीं और हम यहाँ 2-1 दिन गुजार कर सकुशल रवाना हो जाएं। फिर क्या ख्याल है, आज टापू की सैर की जाए? ठीक ख्याल है। हम अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ इन पीली चमड़ी वालों की संख्या कितनी है, उन्हें कितना दखल प्राप्त है और वह यहाँ किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक, यह स्वामी ज्योदास के लिए भी महत्व की सूचना होगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। और फिर नाश्ते के बाद हम दोनों दरवाजे पर पहुँच गए। दरवाजा पूरी चट्टान था। कोई ऐसा साधन भी नहीं था जिससे बाहर सूचना पहुँचाई जाए। बर्शक ने उसे खोलने की कोशिश की और फिर चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। बंद है सबूता। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा और फिर मैंने भी दरवाजे को खोलने की कोशिश की। शायद किसी तरह हमारी इस कोशिश को महसूस कर लिया गया था, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा स्वयं ही खुल गया और सामने ही 2 पीली चमड़ी वाले नजर आए। क्या बात है? उनमें से एक ने पूछा। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? हम बाहर जाना चाहते हैं, मैंने कहा। इजाज़त नहीं है, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? बर्शक ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। सरदार तारस की इजाज़त नहीं है, उसने जवाब दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बर्शक और मैं खामोश खड़े रह गए थे। बर्शक मेरी शक्ल देखने लगा, फिर वह काफ़ी शुष्क लहजे में ही बोला, अब क्या आज्ञा है सबूता? आराम करो, मैंने भारी लहजे में जवाब दिया और दरवाजे के पास से पलट आया। बर्शक मेरी सूरत ही देखता रह गया था। मैं अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। बर्शक भी एक जगह खामोश बैठ गया था। उसके चेहरे पर खिन्नता के भाव थे। तब मैंने कुछ निर्णय लिए और फिर मैं उठकर दरवाजे के निकट पहुंच गया। इस बार मैंने एक छोटे से पत्थर से दरवाजे पर दस्तक दी थी और मेरी सुनवाई शीघ्र ही हो गई। दरवाजा खुला और एक पीली चमड़ी वाले ने अंदर झांका। अब क्या है? यानी कि हमारी हैसियत कैदियों की सी है? मैंने पूछा। यही समझो, जवाब मिला। तारस वचन भंग करने वाला भी है? मुमकिन है, इस बारे में हमारी जानकारी अधिक नहीं है, उसने उपहासपूर्ण अंदाज में कहा। तो फिर सुनो, उससे कहो फौरन मुझसे मुलाकात करे, वरना फिर नतीजे का जिम्मेदार खुद होगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारे लिए काफ़ी इंतज़ार कर लिया है, बेफिक्र रहो। वैसे तुम्हारा पैगाम हम तारस तक जरूर पहुंचा देंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है, उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वापस अपनी जगह पर आ गया। बर्शक ने कुछ पूछने की कोशिश नहीं की थी। मैंने फैसला कर लिया था कि रात होने तक तारस की प्रतीक्षा करूंगा और अगर वह नहीं आया तो फिर कुछ करना ही होगा। बर्शक ने पूर्णतः खामोशी अपना ली थी और फिर काफ़ी समय बीत गया। यहाँ का वातावरण अब काफ़ी तनावपूर्ण लग रहा था। दूसरे लोगों के चेहरों पर भी विचित्र से भाव थे। दोपहर का हमारे लिए पूर्णतः ही बढ़िया खाना आया। खाना लाने वालों से भी मैंने बात की और उन्होंने जवाब दिया कि हमारा पैगाम तारस तक पहुंचा दिया गया है। बर्शक ने इस वक्त खाना भी नहीं खाया था। वह अत्यंत रुष्ट नजर आ रहा था और मैंने उसे मजबूर भी नहीं किया था। दूसरे लोगों ने खाना खा लिया था। खाना न खाना तो मूर्खता ही थी। और फिर अनुमान से उस वक्त सूरज झुक गया था।
जब दरवाजे पर आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और तारस 8-10 आदमियों के साथ अंदर प्रविष्ट हो गया। मैं एक गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया था। जोदास के नायाब, तूने मुझे याद किया था? तारस की आवाज़ में मक्कारी थी। हाँ, मैंने जवाब दिया। कोई कष्ट है तुम्हें यहाँ? तारस ने पूछा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी निगहबानों की खाल खिंचवा दूंगा। हमारी हैसियत क्या है? मैंने भारी आवाज़ में पूछा। ओह, तुम्हें इसका ख्याल क्यों आया? क्या हम कैदी हैं? कैदी? तारस ने पूर्णतः ही उपहासपूर्ण लहजा अपना लिया। कैदियों के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं होता। फिर भी अगर तुम जिद ही करते हो तो यही समझो। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? नहीं, तारस ने भारी लहजे में कहा। क्यों? इसलिए कि यहाँ से तुम सकाया जाओगे और मैं नहीं चाहता कि बांगो टापू के हालात दूसरों को मालूम हो। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकोगे। तुम्हारे जहाज का रंग रूप बदल दिया जाएगा और कोई उसे पहचान नहीं पाएगा कि वह जोदास का जहाज था। जोदास यही समझेगा कि उसके साथी जहाज सहित समुद्र में डूब गए। समंदर में तूफान तो आते ही रहते हैं, और फिर तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगे? इसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और तारस, उस लड़की का क्या हुआ जो तुम ले गए थे? ओह, उस लड़की के लिए तो मैं तुम्हें पूरा टापू इनाम में दे सकता हूँ। क्या चीज़ है? लेकिन यह बताओ, यह तुम में से किसी की बीवी या महबूबा तो नहीं है? खूब, यह बात तुमने उससे नहीं पूछी तारस? पूछ लूँगा। अभी तो वह मेरी बीवी हलाया के पास है। हलाया मेरी वफादार है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। अभी तो वह उसी सह पर ला रही होगी। उसने वायदा किया है कि आज रात वह लड़की को मेरे शयन कक्ष में आने को रजामंद कर लेगी। तुमने अच्छा नहीं किया तारस, मैंने धीरे से कहा। हाँ, मैं ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं हूँ, तारस ने जवाब दिया और फिर बोला। इसके अलावा मुझे बुलाने की कोई खास वजह? नहीं तारस, तुम्हारी मेहमान नवाजी का शुक्रिया, लेकिन हमारे उन साथियों का क्या हाल है जो जहाज पर छोड़ दिए गए थे? मैंने पूछा। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, उन्हें भी तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा, तारस ने जवाब दिया और मैंने उदास भाव में ही गर्दन हिला दी। फिर तारस ने हमारे प्रति कुछ तिरस्कारपूर्ण शब्द उगले और वह चला गया। लेकिन अब शायद बलशक के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वह झल्लाए हुए अंदाज में मेरे पास पहुंच गया। अब क्या हुक्म है सबूता? अब हमारे लिए क्या आदेश है? उसने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कहा और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या तुम अब मेरे आदेशों का पालन कर सकते हो? हर मुमकिन कोशिश तो की जाएगी। तो फिर वह दरवाज़ा खोल दो। अफसोस, वह मेरी शक्ति की सीमा में नहीं है, वरना ज़रूर अमल करता, उसने चिड़चिड़े अंदाज में कहा और मैं हंस पड़ा। इतने परेशान क्यों हो बलशक? मैंने कहा। इसलिए कि तारक जैसे लोग दूसरों का कत्ल करने के लिए भी काफ़ी दिलचस्प लेकिन निश्चिंतापूर्ण तरीके अपनाते हैं। मसलन हमें किसी मैदान में जमा करके जंगली भैंसें छोड़ दे, कैसी रहेगी? जहाज के साथियों को भी यहाँ आने दो, उन बेचारों की जिंदगी भी तो खतरे में है, मैंने आहिस्ता से कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, सचमुच ही यह काफ़ी सुरक्षित जगह है, बलशक जले कटे लहजे में बोला। बुरी बात है बलशक, हालात में घिरकर इतना परेशान भी नहीं होते कि दोस्तों पर व्यंग कसना शुरू कर दो, मैंने कोमलता से कहा और बलशक खामोश हो गया। वह देर तक खामोशी रहा, फिर बोला, तो बताओ अब क्या करेंगे? यह तो हकीकत है कि हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि जोदास का जहाज कहाँ गर्क हो गया। इंतज़ार करो बलशक, मैं तुम सबको सुरक्षित जहाज पर वापस ले आऊँगा और तुम चाहोगे तो इसके बाद की कार्यवाही मैं तुम पर छोड़ दूँगा। जहाज पर ले जाओगे? बलशक ने कहा। हाँ, लेकिन क्या यह पीली चमड़ी वाले दरवाज़ा खोल देंगे? तुम्हें खामोश रहना चाहिए बलशक, मैंने सख्त लहजे में कहा और बलशक खामोश हो गया। और फिर वह रात तक खामोश रहा। दूसरे लोग भी खामोश थे। किसी अन्य ने हमारे बीच हस्तक्षेप नहीं किया था। मैं मस्तिष्क में अपनी योजना बना चुका था। शाम को ही हमारे जहाज के साथी हमारे पास पहुंचा दिए गए थे। उनके सकुशल आने से मुझे बड़ी खुशी हुई थी। बलशक व दूसरे लोगों ने उन्हें घेर लिया। मैं भी खामोश खड़ा हो गया था। बहरहाल वे अब ठीक ठाक थे। बलशक ने उनसे कोई विशेष पूछताछ नहीं की थी, सो मैंने ही पूछा, कितने आदमी जहाज पर पहुंचे थे?
लगभग 30 आदमी थे जनाब। क्या उन्होंने उसका कोना कोना छान मारा? शस्त्रागार सुरक्षित है? जी हाँ, वे वहां तक नहीं पहुंच सके, उन लोगों ने बताया, और मैंने निश्चिंतता की गहरी सांस ली। उसके बाद मैंने चुप्पी साध ली। रात का खाना पूर्ण निश्चिंतता के साथ खाया गया। जब यहाँ मौजूद लोगों को ही थोड़ी देर बाद की परिस्थिति का आभास नहीं था, तो दूसरे लोग क्या अंदाजा लगा सकते थे? खाना खाने के बाद मैं इत्मीनान से अपनी जगह लेट गया। बलचक व दूसरे लोग भी पहले की भांति ही अपनी जगह पर लेट गए थे। और फिर जब मेरे ख्याल में रात काफ़ी बीत गई, तो मैं अपनी जगह से उठ गया। मैंने बलचक की तरफ देखकर उसे आवाज़ दी, क्या तुम जाग रहे हो बलचक? हाँ, सोने के लिए यह बढ़िया जगह नहीं है, बलचक पूर्वता ही शुष्क लहजे में बोला। तो फिर यहाँ आ जाओ, मैंने कहा, और बलचक मेरे निकट आ गया। मुझसे क्यों नाराज हो बलचक? नाराज नहीं हूँ सबूता, मेरा ख्याल है तुम्हारी शांति प्रियता हमारे काम नहीं आई। तुम इनसे जंग करना चाहते थे? मैं यहाँ इनसे जंग करने नहीं आया था। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए था। फिर यहाँ तो तुम अपनी खुशी से आए थे। हाँ, लेकिन उसने मक्कारी से काम लिया था। फिर इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने मासूमियत से कहा। ठीक है सबूता, मैंने कब कहा है कि तुम्हारा दोष है? बस इसी बात पर झल्लाहट है कि हम आसानी से ही तारस के जाल में आ फंसे। तारस शबाला की तरह ही पीली चमड़ी वालों का पिट्ठू है, और यह तो तुमने देख ही लिया है कि वह हमारे लिए किस कदर घिनौने इरादे रखता है। तुम बेबसी महसूस कर रहे हो बलचक? हाँ सबूता, मुझे एहसास है कि हम बुरी तरह आ फंसे हैं। मैंने तुमसे कहा था बलचक कि हम लोग बेबस नहीं हैं, लेकिन जब अपने सामने कोई विशेष उद्देश्य हो तो दूसरी उलझनों से यथासंभव बचना चाहिए। इसी कारण मैंने तुम्हें रोका था। मेरा ख्याल था कि मुमकिन है तारस ठीक इंसान हो। अगर वह हमारे साथ कोई बुरा सलूक करने का इच्छुक न हो तो फिर झगड़ा मोल लेने का क्या फ़ायदा? लेकिन जहाँ यह पीली चमड़ी वाले इस तरह आज़ाद हों, वहाँ दोस्तों की तलाश तो मूर्खता ही थी। हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन एक बात बताओ सबूता, बलचक ने अचानक ही मेरी बात बीच में काट दी। क्या? तुमने अभी कहा था कि हम बेबस नहीं हैं। हाँ, कहा था, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब भी हम बेबस नहीं हैं? हाँ, यही बात है बलचक। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बलचक परेशान लहजे में बोला। हालात से वह पूर्णतः निराश हो गया था। हम जहाज पर पहुंच सकते हैं। वह लोग जहाज पर कब्जा जरूर कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथियों के कथनानुसार अभी तक हथियारों तक नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन बात तो जहाज पर पहुंचने की है, बलचक ने हाथ मलते हुए कहा। हम इस कारागार से किस तरह निकल सकते हैं? यह चट्टानी दरवाज़ा अंदर से खोला भी नहीं जा सकता। आओ पहले एक फैसला कर लें कि हमें किस तरह काम करना है, उसके बाद काम शुरू कर देंगे, मैंने कहा। बलचक की समझ में मेरी कोई बात नहीं आ रही थी। दूसरे मामलों से अधिक उसे इस बात की चिंता थी कि यहाँ से निकलने की क्या सूरत होगी। घूम फिर कर वह इसी समस्या पर आ जाता था। तब तुम अपने साथियों को जगा लो और उन्हें यहाँ से निकलने के लिए तैयार कर लो, मैंने कहा, और बलचक हिचकिचाते भाव में ही मेरी सूरत देखने लगा। अब मैं तुमसे अनुरोध करूंगा बलचक कि मेरी हिदायत पर अमल करो। हमारे पास नष्ट करने को ज़्यादा समय नहीं है। तमाम लोगों को जगा दो और उन्हें बता दो कि इस कैद खाने से निकलकर बिखरे नहीं, सब एक साथ रहें और रास्ते की तमाम रुकावटों को हटाते हुए जहाज तक पहुंचने की कोशिश करें। बेहतर, बलचक ने कहा, और फिर उसने तमाम लोगों को जगा दिया। यूं भी कम लोग ही सो रहे थे। अधिक संख्या उन लोगों की थी जो इस परिस्थिति से चिंतित या भयभीत थे। सब के सब खड़े हो गए। अब मैं भी अपनी योजना क्रियान्वित करने को तैयार हो गया था। बलचक, मैंने बलचक को आवाज़ दी और वह मेरे निकट पहुंच गया। जैसा कि तारस ने बताया था कि हमारी सुरक्षा या निगरानी के लिए समुचित प्रबंध कर लिया है। यह समुचित प्रबंध यकीनन कैद खाने के इस चट्टानी दरवाजे की तरफ होगा। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूं, तो इसमें से एक वक्त में हमारे 2-3 साथी ही बाहर निकल सकते हैं। इस तरह वह होशियार हो जाएंगे और मुकाबला शुरू हो जाएगा, जबकि मैं अभी इन लोगों को होशियार करना नहीं चाहता। हमें हर संभव यत्न जहाज तक पहुंचने का करना चाहिए। ओह, लेकिन सबूता, वही बात, यहाँ से निकलने की क्या तजवीज़ करोगे? मैं इस पत्थर के बने कैद खाने की दीवारों से रास्ते खोल देता हूँ। वह
वह कैसे? आओ, मैंने बलशक से कहा और फिर उन्हें साथ लेकर दीवार के निकट पहुंच गया। प्राचीन निर्माण विधि से यहाँ भी पत्थरों की मोटी मोटी सिलों को तराशकर जोड़ा गया था। यह भवन ऐसी ही सिलों का बना हुआ था। मैंने एक वर्गाकार सिल की दरारों में उंगलियां फंसा दी और बलशक व दूसरे लोग आश्चर्य से ही मुझे देखने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब ऊपर की दरारों से मिट्टी झड़ने लगी तो वह चौंक पड़े। सब के सब विचित्र भाव से ही पीछे हटने लगे थे। खुद बलशक की आंखें हैरत से फैली हुई थी। फिर जब सिल ने अपनी जगह छोड़ी तो उनके कंठ से अजीब सी आवाजें निकल गई। हवा के तीव्र झोंके अंदर आने लगे थे और एक विचित्र सी राहत का एहसास हुआ था। सिल पूरी चट्टान मानी थी, इतनी भारी कि शायद 10-15 आदमी भी उसे नहीं उठा सकते थे। लेकिन मैंने उसे इत्मीनान से ही उस विशाल हॉल के मध्य में रख दिया और फिर मैंने दूसरी दीवार पर शक्ति प्रदर्शन आरंभ कर दिया। लोगों के चेहरों पर गहन आश्चर्य के भाव थे। उनकी बुद्धि इस वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। वैसे किसी ने बदहवासी में इस नए दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। बलशक ने दूसरी दीवार के उस दरवाजे को भी उसी हैरत से देखा। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली थी और यह असंभव काम इस खामोशी से हुआ था कि अभी तक बाहर मौजूद लोगों को हल्की सी आहट भी नहीं पहुंच सकी थी। जब कैद खाने की दीवार में कई दरवाजे बन गए तो मैंने अपने हाथ झाड़ लिए। उन लोगों को अभी तक कोई भनक नहीं मिल सकी है बलशक, मैंने कहा। हाँ, बलशक के गले से निकलने वाली आवाज बरबस ही थी। क्या ये दरवाजे काफी नहीं हैं? मैंने पूछा। काफी हैं। तब फिर चलो, लेकिन खामोशी से बाहर निकलो। अगर किसी से मुठभेड़ हो जाए तो उसे निसंकोच खत्म कर दो। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अधिक हानि उठाए बिना ही जहाज तक पहुंच जाएं। ठीक है, बलशक ने स्वयं पर काबू पा लिया था। फिर उसने अपने आदमियों को यही हिदायत दी और सब इन विचित्र दरवाजों की तरफ बढ़ते गए। निसंदेह ही यह महत्वपूर्ण सफलता थी। कैद खाने के रक्षक उसके दरवाजे की तरफ थे। अव्वल तो उन्हें किसी साजिश की आशा ही नहीं थी। फिर रात हो गई थी और वे सब आराम के लिए लेट गए थे, इसलिए पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भी उन्हें हमारे बारे में पता नहीं लग सका और हम खामोशी से एक कतार की शक्ल में चल पड़े। मैंने समंदर की उस दिशा का चयन किया था जहां से हमें लाया गया था और जहां हमारा जहाज मौजूद था। तब हम सागर तट पर पहुंच गए। सागर तट पर कुछ लोग मौजूद थे। यह शायद रात के रक्षक थे, लेकिन उनकी संख्या 10-12 से अधिक नहीं थी। इस गिरोह को देखकर वह स्थिति देखने आगे आए। उन्हें भ्रम भी नहीं था कि यह हम लोग हो सकते हैं। इसके अलावा हमने भी यह नहीं दर्शाया कि हम उनसे छुपना चाहते हैं और दोनों तरफ की यह निश्चिंतता उन्हें ले डूबी। निकट पहुंचते ही हमने उनकी गर्दनें झुका ली और फिर मैं तो अपने आदमियों से कह ही चुका था कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है। उन लोगों को पूर्ण निश्चितता के साथ ही खत्म कर दिया गया और हमारे साथियों ने उनकी लाशें उठाए आगे बढ़कर समंदर में डाल दी थी। तट से किश्तियां खोलकर हम जहाज की तरफ चल पड़े। किश्तियों पर जहाज पर फेंकने वाली कमानें मौजूद थी, जिनकी मदद से हम जहाज पर चढ़ सकते थे। अजीब वातावरण था। अभी तक हमें किसी विशेष विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था और यह बात अनोखी सी ही लग रही थी। हमारा जहाज दूर से साफ नजर आ रहा था। उन पर मामूली सी रोशनी ही रही थी। स्पष्ट है तारस के आदमी वहां मौजूद होंगे, पर विश्वास था कि वहां मौजूद आदमी संख्या में अधिक नहीं होंगे और न ही वे लोग इतने चौकस होंगे, क्योंकि प्रकृति में तो खतरे की कोई संभावना थी ही नहीं। जहाज के चारों तरफ फैलकर हमने कमंदे उछाली और तेज रफ्तारी से ऊपर चढ़ने लगे। जिन लोगों को हमने तट पर मौत के हवाले किया था, उनके हथियार हमारे पास थे। हम जहाज पर उतर गए। वहां भी हमारा सौभाग्य साथ था। जहाज की निगरानी करने वालों की संख्या केवल 6 थी। ये सब के सब पीली चमड़ी वाले थे, जिनसे किसी को भी कोई सहानुभूति नहीं थी और फिर वे आराम से सोए हुए भी तो थे। चुनाचे उन्हें बड़े प्यार से जगाया गया और कत्ल कर दिया गया। जहाज पर दोबारा कब्जा हो गया था और बलशक का चेहरा खुशी से चमक रहा था। सबूता सबूता, बड़ी अनोखी बात है। अभी तक अक्ल ने स्वीकार नहीं किया है। कितनी वजनीशील थी। और फिर कैद खाने इतने कमजोर तो नहीं होते। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसने कहा। इन बातों पर बाद में गौर कर लेंगे बलशक। सबसे पहले हथियार निकलवाओ, मैंने गंभीरता से कहा।
मेरी निगाहों में अब एक चेहरा था। वे सब आज़ाद हो गए थे, लेकिन मेरी महबूबा अभी तक तारस की कैद में थी। न जाने उस पर क्या बीती हो। जो तेरा हुक्म सबूता। बेशक तू हर बात को बड़ी आसानी से अपने कब्जे में करने वालों में से है। मैं अभी असला निकलवाता हूँ, मेरी रहनुमाई कर। बलशक बिल्कुल सीधा हो गया था। वह तुरंत मेरी आज्ञा पालन में लग गया था। उसके आदमी गुप्त शस्त्रागार की तरफ दौड़ पड़े। मैं जहाज के उस हिस्से में सागर तट की निगरानी करने लगा। अभी तक वहां कोई गतिविधि नहीं थी। अहमक कहीं के आखिरकार मार खा गए। बलशक ने मुझे सूचना दी कि स्थान निकाल लिया गया है। तब मैंने दूसरा हुक्म जारी किया। पत्थर फेंकने वाली मशीनें जहाज पर चारों तरफ लगा दी जाएं और पत्थरों का ढेर भी लगा दिया जाए, ताकि आने वालों पर दूर से ही करारी चोट लगाई जा सके। बलशक ने मेरा यह आदेश भी अपने आदमियों तक पहुंचा दिया और फुर्तीले लोग काम में व्यस्त हो गए। इस अंदाज में काम करने वाले मुझे हमेशा ही पसंद रहे हैं, लेकिन अब मेरे दिल में रह रहकर शमाना का ख्याल आ रहा था। तारस शैतान तबीयत है और शमाना हिंसक प्रवृत्ति की। अगर तारस उस पर हावी हुआ तो वह जान दे देगी। कहीं वह किसी हादसे का शिकार न हो जाए। मुझे तनिक बेचैनी का एहसास हुआ, लेकिन मैंने इस जिम्मेदारी को भी काबू किया था, इसलिए मैं इन लोगों की अपेक्षा भी नहीं कर सकता था। मैं उन्हें मशीनें लगाते देखता रहा और फिर बलशक यह सब काम निपटाकर मेरे पास आन पहुंचा। मैं अगले आदेश का प्रतीक्षक हूँ, उसने कहा। अब तुम्हारा क्या इरादा है बलशक? मैंने उसी से पूछा। मैं समझा नहीं सबूता। उस वक्त तुम पीली चमड़ी वालों पर झल्ला रहे थे और जंग शुरू कर देना चाहते थे। हाँ सबूता, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका था कि मुमकिन है तारस हमारे साथ कोई बदसलूकी न करना चाहता हो, लेकिन तारस ने हमारे साथ मक्कारी की है। वह सजा का हकदार है। मुझे हुक्म दे सबूता, बलशक व्यग्रता से ही हाथ मलते हुए बोला। अब तुम अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले सकते हो। मेरे ख्याल से तुम अपने गिरोह को टुकड़ों में बांट दो। एक टुकड़ी केवल तट पर नियंत्रण रखे और पीली चमड़ी वालों या तारस के आदमियों को यहाँ तक न पहुँचने दे। दूसरी टोलियाँ आसपास के इलाकों में लूटमार करें। जाहिर है हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी चाहिए। इस लूट मार में तुम जितनी चाहो तबाही मचा सकते हो और अपनी ज़रूरत का सामान भी प्राप्त कर लो। सिर्फ 4 आदमी जहाज पर रहने दो और 4 आदमियों को एक किश्ती पर छोड़कर तट पर मौजूद लोग लूट का सामान किश्ती पर एकत्रित करेंगे और कुछ आदमी किश्ती को जहाज तक ले आएंगे। ऊपर वाले आदमी ये सामान जहाज पर भंडार करते जाएंगे। बहुत ठीक, बलशक ने कहा और फिर वह दौड़ गया। थोड़ी ही देर बाद वह अपने आदमियों को पूर्ण आदेश देकर लौट आया। जहाज पर भाग दौड़ शुरू हो गई थी। सब लोग बलशक के आदेशानुसार काम कर रहे थे। हम दोनों इस काम की निगरानी करते रहे और फिर बलशक के निर्देशानुसार सब लोग नीचे उतर गए, तो मैं और बलशक भी नीचे उतर आए। तब एक किश्ती हमें भी लेकर चल पड़ी। रास्ते में बलशक ने मुझसे पूछा, अब क्या इरादा है सबूता? मेरा मतलब है कि तुम मेरे सुपुर्द क्या काम करना चाहते हो? तुम भी किसी टोली की निगरानी करो बलशक, मैंने जवाब दिया। और तुम शायद किसी दूसरी टोली की? नहीं बलशक, मुझे एक और काम भी है, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं पूछ सकता हूँ सबूता, क्या तुम मुझे इस बारे में नहीं बताओगे? हाँ दोस्त, क्यों नहीं। तुम्हें मेरी साथी लड़की की याद है? ओह हाँ, मुझे याद है। उसे तारस की बीवी ने अपने पास बुलाया है और तारस ने इस सिलसिले में क्या कहा था, वह भी तुम्हें याद है? हाँ, उस बदबख्त ने कुछ बुरी बातें की थी। तो बलशक, तारस मेरा शिकार है, मैंने आहिस्ता से कहा और बलशक मेरी शक्ल देखने लगा। थोड़ी देर तक वह खामोशी से मेरी शक्ल देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम उसे कत्ल कर दोगे? हाँ, मैंने दृढ़ लहजे में जवाब दिया और बलशक खामोश हो गया। तट पर उतरने के बाद उसने तमाम टोलियों को बिखरा दिया और उन्हें निर्देश दे दिए। इसके बाद वह मेरी तरफ मुड़ आया और बोला, मैं यह तो नहीं कह सकता सबूता कि तुम अकेले उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इसका कारण यह है कि अभी मैं कुछ देर पूर्व ही एक अविश्वसनीय दृश्य देख चुका हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम अकेले न जाओ। इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बलशक, मैंने जवाब दिया और अंदाजे से ही बलशक के महल की तरफ चल पड़ा। बलशक की टोलियों ने अभी अपना काम आरंभ नहीं किया था। जाहिर है वे कत्ले आम पर आमादा थे और थोड़ी देर बाद ही
मुझे उनकी गतिविधि की इत्तला हो जानी थी। अब देखना यह था कि बलशक और उसके सभी साथी किस हद तक बहादुर व योद्धा हैं और वह क्या कारनामा अंजाम दे सकते हैं। मैं तेजी से तारस के महल की तरफ बढ़ रहा था। सिर्फ अंदाज ही था, वरना मैं महल के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरी ख्वाहिश थी कि कोई मिल जाए ताकि मैं तारस के महल के बारे में उससे पूछ सकूं। मेरी निगाहें चारों तरफ किसी पीली चमड़ी वाले को तलाश कर रही थी। मैं शीघ्र अतिशीघ्र तारस के महल में पहुंच जाना चाहता था। फिर मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो गई। एक व्यक्ति नजर आया जो अपने घर के दरवाजे पर सो रहा था। मैंने दूर से उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ गया। वह एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़े हुए था। मैंने उस पर से कपड़ा हटा दिया और उसका गिरेबान पकड़कर खड़ा कर लिया। सोया हुआ आदमी बदहवास नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी घिघी बंद गई थी, हवास जवाब दे गए थे, आंखें खौफ से सिकुड़ रही थी। तब वह अत्यंत ही भयभीत अंदाज में बोला, क्या क्या बात है? कौन हो? क्या चाहते हो? तारस के महल तक मेरी रहनुमाई करो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन दबाकर तुम्हें मार डालूंगा, मैंने कहा। उस व्यक्ति के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने धीरे से गर्दन हिला दी और फिर वह कांपते कदमों से मेरे साथ आगे बढ़ने लगा। उसकी घिघी बंधी हुई थी। वह मुझे इशारों से ही विभिन्न दिशाओं में बढ़ने के लिए कह रहा था और थोड़ी देर बाद मैंने एक ऐसी इमारत देखी जिसके बारे में मैं खुद ही अंदाजा कर सकता था कि यह तारस का महल होगा। यह तारस का महल है? मैंने पूछा और उसने उस बात में गर्दन हिला दी। तब मैंने एक घूंसा उसके सर के पीछे रसीद कर दिया। कम से कम इस खौफजदा शख्स को मैं किसी ऐसे तरीके से नहीं मारना चाहता था जिसका मुझे खुद अफसोस हो। एक घूंसा ही उसके लिए काफ़ी था। वह अचेत होकर पट से जमीन पर गिर पड़ा और मैं तारस के महल की तरफ चल पड़ा। महल में प्रविष्ट होने से पहले मैंने थोड़ी सी सतर्कता का सहारा लिया था। मैं दरवाजे पर मौजूद रक्षकों को तत्काल ही सतर्क व चौकस होने नहीं देना चाहता था। चुनांचे मैंने महल का एक ऐसा हिस्सा तलाश किया जहां से अंदर प्रवेश करने में कोई कठिनाई न हो और फिर महल में दाखिल हो गया। महल काफ़ी भव्य व विशाल था। वहां भी मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। यहाँ पर भी मैंने किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में निगाहें दौड़ानी शुरू कर दी। यही सबसे अच्छा तरीका था। इसी तरह मैं शीघ्र अपना काम कर सकता था। पहरेदारों की कमी नहीं थी। जगह जगह भालाधारी पहरेदार नजर आ रहे थे। मैं फिलहाल खुद को उनकी निगाहों से छुपाने लगा था, लेकिन यूं महल में भटकते रहना बड़ा कष्टप्रद काम था। चुनाचे मैं एक सुनसान कोने की तरफ चल पड़ा। यहाँ एक स्तंभ की आड़ में रुककर मैंने एक पहरेदार को ताका। वह धीरे धीरे मस्त भाव में ही इसी तरफ आ रहा था और जब वह इस स्तंभ के निकट पहुंचा तो मैंने निहायत इत्मीनान से उसकी नाक पकड़ी और अपने निकट घसीट लिया। पहरेदार के दोनों हाथ एकदम उठे थे। दूसरे हाथ से मैंने उसका नेजा छीन लिया और पहला हाथ उसकी गर्दन में डाल दिया। अगर आवाज़ निकालने की कोशिश की तो यहीं पर गर्दन मरोड़ दूंगा, मैंने गुर्राती हुई आवाज़ में कहा और नेजा छीनकर एक तरफ फेंक दिया। और फिर मेरा हाथ उसकी कमर से लटके खंजर पर पड़ा और मैंने उसे खींच लिया। तेज धार खंजर की नोक उसकी गर्दन तक पहुंची तो उसके गले से डरी डरी आवाज़ें निकलने लगी। बोलो, जो कुछ मैं कहूँगा करोगे? मैंने पूर्वतः ही गुर्राते हुए लहजे में उससे पूछा और उसने खौफजदा लहजे में करार दिया। तब मुझे तारस की आरामगाह तक ले चलो। मैंने आहिस्ता से खंजर की नोक उसकी गर्दन से हटाई। बोलो, तैयार हो? और उसने भयभीत भाव से ही गर्दन हिला दी। मैं उसे बाजू से पकड़कर आगे धकेलता रहा। खंजर की नोक अब भी उसकी कमर में चुभ रही थी। फिर उसने एक खंभे की आड़ से मुझे बताया कि वह कमरा जहां सामने दो पहरेदार खड़े हैं तारस की आरामगाह है। उस रक्षक के साथ मैंने वही व्यवहार किया जो पहले वाले व्यक्ति के साथ किया था। अकारण ही लोगों को कत्ल करना मुझे पसंद नहीं था। मैं चाहता तो अंदेशे को ही खत्म कर सकता था कि कहीं यह शख्स शोर न मचा दे, लेकिन मेरा एक हाथ ही उसके लिए काफ़ी था। दूसरे ही क्षण वह जमीन पर ढेर हो गया और मैंने उसे एक खंभे की आड़ में डाल दिया। अब समस्या उन दोनों की थी। उन दोनों से निपटने के लिए कोई सख्त कदम उठाना जरूरी था। चुनाचे में स्तंभ की आड़ में खड़ा होकर उस फासले का अंदाजा करने लगा जो मेरे व उनके बीच था। इस फासले में ऐसी कोई रुकावट नहीं थी जिससे छुपकर मैं उन तक पहुंच सकता। सो जो कुछ भी करना था सीधे सीधे ही करना था
और जब मुझे यकीन हो गया कि आसपास निकट कोई दूसरा शख्स नहीं है, तो अचानक ही मैं उनके सामने आया और उन पर बाज की भांति झपटा। दोनों पहरेदार चौंक पड़े थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। वे सशस्त्र थे। चुनाचे दूसरे ही क्षण उन्होंने मुझ पर अपने नेजों से हमला कर दिया। वार इतना तीव्र व सही था कि दोनों के नेजों का फौलादी भाग मेरे कंधे से टकराया। लेकिन इसका परिणाम उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता था प्रोफेसर, मेरे लिए नहीं। स्पष्ट है, मुझ पर होने वाले वार कितने कारगर साबित हो सकते थे, इस बात को तुम अच्छी तरह समझ सकते हो प्रोफेसर। मैंने उनकी हैरत से फायदा उठाया और उन दोनों के सिरों पर हाथ रखकर एक दूसरे को दे मारा। उनके गले से घुटी घुटी चीखें निकली। अब रास्ता साफ था। तारस की शयन कक्ष का मुझे मालूम हो चुका था। मुझे यकीन था कि वह अंदर ही होगा और शायद शमाना भी। देखना यह था कि शमाना ने उसे खुद पर किस सीमा तक काबू पाने दिया था। अगले ही क्षण मैंने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। फिर मेरे जोरदार धक्के ने दरवाजे को उखाड़कर अंदर की तरफ फेंक दिया और मैं तेजी से अंदर दाखिल हो गया। शयन कक्ष की मोमबत्तियां रोशन थी। अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में मैंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर मेरा दिल बरबस ही कह कह लगाने को करने लगा। मैंने देखा कि तारस की गर्दन उसके कंधों से काफी दूर पड़ी है। उसका धड़ शयन कक्ष के मध्य में फर्श पर पड़ा था और उसके बेसिर वाले बदन को तकिया लगाए शमाना आराम से लेटी हुई थी। शमाना का सिर उसके बदन पर था। शायद वह निंद्रा मग्न थी। दरवाजा टूटने की आवाज पर ही शायद उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा था और फिर एकदम चौंक पड़ी। ओह सबूता! वह फुर्ती से खड़ी होकर मेरे करीब पहुंच गई और मैंने उसे सीने से लगा लिया। सबूता, तुम आ गए? हाँ शबाना, और जिस बात की आशा लेकर आया था वही यहाँ आकर देखी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं समझी सबूता, शमाना ने मासूमियत से कहा। यह तारस है ना? मैंने रक्त रंजित बदन की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, यह कुत्ता तारस ही है। लेकिन इसकी गर्दन कहाँ गई? मैंने हंसते हुए पूछा। वह पड़ी हुई है। यह उसके कंधों से जुदा कैसे हो गई? मेरे होठों पर मुस्कुराहट बिखर आई थी। बस यह अहमक न जाने खुद को क्या समझ बैठा था। पहले इसने मुझे अपनी बीवी के पास भेजा। वह औरत तरह तरह से मेरी दिलजोई करने लगी। न जाने कैसी औरत है, अपने मर्द को दूसरी औरत के सुपुर्द करना चाहती थी। उसने मुझसे ऐसी बेशर्मी की बातें की कि मुझे गुस्सा आने लगा और सबूता, मैंने उसे रोक दिया कि वह मुझसे ऐसी बातें न करे। वह मुझसे अपने शौहर के गुण बखान रही थी। लेकिन सबूता, मैंने कुछ भी सुनना पसंद नहीं किया। उस मक्कार औरत ने मुझसे साफ कहा कि अगर मैं उसके शौहर की शैया पर चली आऊं तो वह मुझे मुंह मांगा इनाम देगी। दिल चाहा कि उसे खुद ही कोई इनाम दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह मुझे अपने शौहर के कहने पर ही उसके पास भेजने को तैयार कर रही है। और सबूता, फिर मैं यहाँ आ गई। यह कुत्ता नशे में धुत अंदर आया था। मैंने सोच रखा था कि उसे भयानक किस्म की सजा दूंगी, लिहाजा मैंने स्वयं को उसकी हरकतों के लिए तैयार कर रखा था। उसने मुझसे कहा कि मैं धरती की सबसे सुंदर औरत हूँ। वह अपनी मलिका हलासा को छोड़ देगा और हमेशा के लिए मुझे अपना लेगा। मैंने मुस्कुराकर उसको प्रोत्साहन दिया। फिर जब वह मेरे निकट आया सबूता, तो फिर मैंने उसकी मर्दाना ताकत आजमाई। मैंने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। मैंने उसकी गर्दन पर पांव रखा और उसकी आंखें बाहर निकल आई। मैंने उससे कहा कि क्या यही उसकी मर्दानगी है? लेकिन सबूता, हर शख्स सबूता तो नहीं होता। उसने अपनी जान बचाने को हाथ पांव मारे। मैंने उसे इस बात का मौका नहीं दिया था कि वह किसी पहरेदार को आवाज दे। बस जब मैंने महसूस किया कि वह थक गया है, तब सबूता, मैंने उसे जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन उड़ा दी और उसकी गर्दन उठाकर दूर फेंक दी। भला यह कोई मामूली बात है कि कोई शमाना पर काबू पा सके? शमाना ने गर्वित अंदाज में कहा और मैंने एक बार फिर शमाना को सीने से खींच लिया। बहुत खूब। हालांकि मैं तो यह सोचकर आया था कि कहीं इस शैतान ने तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाया हो। नहीं सबूता, शमाना तुम्हारे सामने भीगी बिल्ली है। दूसरों के लिए आज भी कोई सेकाई की खूंखार शेरनी है। शमाना ने कहा। मैं स्वीकार करता हूँ शमाना, आओ चलें। लेकिन हुआ क्या सबूता?
किस बारे में? मैंने सुना था कि उसने तुम लोगों को कैद कर लिया था। तुमने किससे सुना था शमाना? यही कुत्ता बकवास करते हुए यह बात बता रहा था कि मेरे तमाम साथी कैद खाने में हैं और बहुत जल्द ही कत्ल कर दिए जाएंगे। उसने शायद अपनी तरफ से मुझे दिलासा दिया था कि फिक्र न करो, वह बहरहाल मेरे साथ है और मुझे अपनी मलिका बनाकर रखेगा। पर मुझे यह सुनकर परेशानी जरूर हुई थी। शमाना, मेरे होते हुए भी? नहीं सबूता, बस मुझे यह ख्याल था कि कोई भी दीवार तुम्हें रोक नहीं सकेगी, शमाना ने महबूबाना अंदाज में कहा और मेरा माथा चूम लिया। तब हम दोनों बाहर निकल आए। दरवाजे पर शमाना ने दोनों पहरेदारों को उल्टे सीधे पड़े देखा था और फिर जब हमने महल से बाहर कदम रखा तो शोर की आवाजें बहुत तेजी से उठ रही थी। शमाना चौंक कर रुक गई। यह क्या है? उसने पूछा। बलशक और उसके साथी इन लोगों से अपना बदला ले रहे हैं और यकीनन इसका मशवरा तुमने ही दिया होगा, शमाना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शमाना, बलशक शायद मुझे बुज़दिल समझ रहा था। उसका ख्याल था कि जोधास ने जिस शख्स को जहाज पर अपना नायब बनाकर भेजा है वह एक बुज़दिल इंसान है और वह किसी से जंग करना नहीं चाहता। लेकिन शमाना, मैं धैर्य व धीरज का कायल हूँ। मैं हर मामले में बल प्रदर्शन पसंद नहीं करता। ताकत इंसान को जरूर आजमानी चाहिए, लेकिन उस वक्त जब उसके अलावा कोई और चारा ना हो। सो मैंने बलशक को बाज रखा था। फिर जब तारस खुलकर हमारे सामने आ गया और उसने हमें कैद करने के बाद यह सोचा कि शायद वह अपनी कोशिश में सफल हो गया है, तब मैंने बलशक से कहा कि ठीक है, वह स्वयं भी अपने मामले में आज़ाद है। सो मैंने कैद खाने की दीवारें तोड़ दी, तमाम लोगों को आज़ाद किया, अपने जहाज पर कब्जा कर लिया और उसके बाद हथियार संभालने के बाद मैंने बलशक से कहा कि वह अपने आदमियों की टोली लेकर लूट मार के लिए निकल पड़े। मैंने देखा सब लोग बदहवास हैं, एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, हालात जानने को उत्सुक हैं। बहुत से लोगों को तो पता नहीं था कि हुआ क्या है। शोर की आवाज़ें अधिकतर सागर तट की तरफ से ही आ रही थी। मैंने बलशक को हिदायत कर दी थी कि ज़्यादा दूर जाने की कोशिश न करे, जहाँ तक हो सके सागर तट के निकट ही अपना काम करे, और तारस का महल बहरहाल सागर तट से बहुत दूर था। मैं और शमाना निर्भयता से आगे बढ़ रहे थे। लोगों की निगाहों से बचने की हमने कोई खास कोशिश नहीं की, लेकिन फिर एक ऐसे गिरोह ने हमें देख लिया जो शायद हमें पहचान गया था। कैदी कैदी भाग रहे हैं, पकड़ो! और 10-12 व्यक्तियों का वह गिरोह हमारी तरफ दौड़ पड़ा। तब मैंने अपनी सुंदर साथी की तरफ देखा। वह एक चमकदार खंजर निकालकर खड़ी हो गई थी। वह खंजर मेरे पास भी मौजूद था, जो मैंने पहरेदार से छीना था। हम दोनों बिफरे हुए जत्थे का इंतजार करने लगे। पकड़ो पकड़ो! वह फिर चीखे और आवेश में निकट आ गए। हम दोनों के हाथ एक साथ चल रहे थे और 2 हृदय विदारक चीखें गूंज उठी। दूसरे रुक गए थे। शमाना, मेरे पीछे आ जाओ। जो तुम तक पहुंचे उसका सफाया तुम कर देना, बाकी लोगों को मैं देखता हूँ। यह 10-12 आदमी थे, मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते थे, लेकिन मैं यह नहीं चाहता था कि शमाना को खराश भी लगे, और इसके लिए ज़रूरी था कि इन लोगों को कोई ऐसी बात दिखाई जाए जिससे इनका जोशो खरोश खत्म हो जाए। खंजर इस वक्त ज़्यादा कारआमद नहीं था, सो मैंने खाली हाथ कर लिए। फिर एक नेजा मेरे सीने से टकराया और मैंने उसे पकड़ लिया। नेजाधारी शून्य में काफ़ी ऊंचा उछलकर अपने साथियों पर जा गिरा और फिर मैंने वही क्रिया दोहरानी शुरू कर दी। मुझे उनके हथियारों की परवाह तो थी नहीं, बस मैंने उन्हें पकड़ पकड़ कर उछालना शुरू कर दिया और अब अजीब सा दृश्य उनके सामने था। अब वह उछल उछल कर एक दूसरे पर गिर रहे थे और चीख रहे थे। उनके साथियों के आड़े तिरछे हो जाने वाले हथियार खुद उन्हें जख्मी कर रहे थे। उन लोगों को नकारा करने में हमें जरा भी दिक्कत नहीं हुई। शमाना खंजर हाथ में लिए खड़ी रह गई थी, उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल सका था। आओ, मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और शमाना हंस पड़ी। वह मेरे साथ चल पड़ी थी। क्यों हंसी क्यों आई? सोच रही हूँ कि इस खंजर का क्या करूँ। क्यों? मैंने पूछा। इसके इस्तेमाल का तो मौका ही नहीं मिला। मुमकिन है आगे मिल जाए, मैंने हंसकर कहा। हाँ, पर तभी ना जब 40-50 आदमी सामने आ जाए। 10-20 आए तो इसी तरह मारे जाएंगे। कत्ल करना जरूरी तो नहीं है, मैंने कहा। हाँ, लेकिन अगर वे खुद ही मरने की ख्वाहिशमंद हो। ओह देखो,
वह आग लग रही है। बलशक काफी खूंखार है। हाँ, देखो, जगह जगह आग भड़क रही है। शमाना ने चारों तरफ देखते हुए कहा और मैं भी गहरी सांस लेकर बलशक की कार्यवाही देखने लगा। हम दोनों तट की तरफ दौड़ रहे थे। निसंदेह ही बलशक ने दहशत व आतंक का बाजार गर्म कर रखा था। कितने ही लोग जंग में लगे थे। हथियारों के एक दूसरे से टकराने की झंकार गूंज रही थी, यानी कि पीली चमड़ी वाले भी हथियार लेकर मुकाबले पर आ डटे थे। शमाना, मैंने शमाना को आवाज दी। मैं नहीं चाहता कि बलशक के आदमी अधिक हानि उठाएं। मैं उसके आदमियों में ज्यादा कमी पसंद नहीं करूंगा। तब आओ उसकी मदद करें, शमाना ने निडरता से कहा और मैं उसका हाथ पकड़ और भी अधिक तेजी से तट की तरफ भागने लगा। हम तूफानी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। रास्ते में कुछ और लोगों को कत्ल करना पड़ा जिन्होंने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी। फिर हम तट पर पहुंच गए। यहाँ का काम बाखूबी जारी था। जगह जगह लाशें पड़ी थी। उनमें अधिकांश पीली चमड़ी वाले थे। कुछ एक स्थानीय भी थे। किनारे पर लूट का सामान ढेर था। उसमें कुछ वह भी था जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जंग तो जंग ही होती है। किनारे से जहाज तक सफर करने वाली किश्ती तेजी से सफर कर रही थी। इस बार वह किनारे पर आई तो मैं भी उसमें सवार हो गया। शमाना भी मेरे साथ ही थी। जहाज पर यह सामान खींचा जाने लगा। मैंने उनके कार्यकलापों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि शमाना को लेकर जहाज पर पहुंच गया और फिर असले के ढेर से मैंने एक वजनी फरसा उठा लिया और शमाना ने एक तलवार पसंद की थी। चलो, उसने कहा और मैंने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। तुम नहीं शमाना, मैंने कहा। क्या मतलब? तुम यह क्यों भूल रही हो कि तुम मेरी औरत हो? लेकिन और यह बात भी तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि मर्द के होते हुए औरत की जंग मर्द के लिए अत्यंत कष्टदायक होती है। ओ सबूता, क्या मैं सिर्फ औरत हूँ? क्या मैं दूसरी औरतों से भिन्न नहीं हूँ? शमाना ने प्यार भरे लहजे में कहा। यकीनन हो, लेकिन तुम्हारा मर्द तुम्हारे सामने है। मैं स्वीकार करती हूँ। तो खामोशी से खड़े होकर अपने मर्द की जंग देखो। ठीक है, शमाना ने मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा और फिर मैं जहाज से नीचे उतर गया। किश्ती से लूट का सामान जहाज पर खींच लिया गया था और खाली किश्ती रवाना होने के लिए खड़ी थी। मैं उस पर सवार हो गया और थोड़ी ही देर बाद किश्ती किनारे से जा लगी। लेकिन फिर मैंने एकदम बदले हुए दृश्य देखे। जंग जो चारों तरफ फैली हुई थी अब सिमटने लगी थी। या तो बलशक के आदमी अपना काम पूरा करने के बाद पीछे हट रहे थे या फिर स्थिति पलटा खाने लगी थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा। तब मुझे दूसरी स्थिति का एहसास हुआ। मैंने देखा कि पीली चमड़ी वालों का जबरदस्त दबाव बढ़ रहा था। वह बहुत बड़ी संख्या में तैयार होकर आ गए और बलशक के आदमियों से अत्यंत दिलेरी से जंग कर रहे थे। बलशक ने बुद्धिमत्ता यह की थी कि उसने बिखरे हुए आदमियों को समेट लिया था और बकायदा मोर्चा सा बना मुकाबला कर रहा था। इस विधि ने अभी तक उसे बचाए रखा था, वरना अगर उसके आदमी बिखरे हुए होते तो अब तक उसका सफाया हो चुका होता। बलशक के आदमी निसंदेह ही बड़ी दिलेरी से लड़ रहे थे, लेकिन एक का मुकाबला 10 से था। कहाँ तक कत्ल करते। थकान उनके भावों से उजागर थी। और फिर मैं पहुंच गया कायाकल्प करने, स्थिति बदलने। मैंने बलशक की पंक्ति छोड़ दी और मेरा फरसा तेजी से गर्दिश करने लगा। आत्म प्रशंसा है प्रोफेसर, लेकिन मैं स्वयं को सच ही स्थिति पलटने वाला कह सकता हूँ। फरसे की लंबाई में इंसान साफ होने लगे। पहली बार उन्होंने मौत का वह रूप देखा था। मैंने कुछ ही क्षणों में फसल कटे खेत की तरह काफी जगह रिक्त कर दी। उस समय तो मुझे और भी विकराल रूप से लाशों के ढेर लगाने पड़े थे ताकि बलशक के आदमियों को संभालने का मौका मिल जाए। जंग में एक प्रत्यक्ष परिवर्तन तो यह हुआ था कि लोगों ने फरसे की तबाही देखनी शुरू कर दी थी। वह उसकी काट देख रहे थे और चकित थे। कट कट कर सिर दाएं बाएं आकाश में दूर दूर उड़ते नजर आ रहे थे। उन्हें यह एहसास भी नहीं रहा था कि फरसा अब उन तक पहुंचने वाला है। देखने वाले तो केवल यह देख रहे थे कि चौड़ा खांडा उठता है और खून ही खून उबल पड़ता है। जिस्म दो भागों में बट जाते हैं, सिर गेंदों की तरह उछल जाते हैं। कोई बीच से कटता है, किसी को सिर्फ झपट लगती है, लेकिन वह भी खड़ा नहीं रह पाता और जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। बात केवल उन्हीं लोगों की नहीं थी, बल्कि बलशक के आदमी भी जंग भूलकर हतप्रभ से खड़े थे। वह भी आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे।
विला शुभा में देर से पहुंचा था, लेकिन मैंने अपने हिस्से का काम कुछ ही क्षणों में अंजाम दे दिया था। बल्कि देखने वाले को बहुत देर बाद एहसास हो सका कि यह क्या हो रहा है। और फिर मैंने देखा कि पीली चमड़ी वाले बहुत बुरी तरह पलटकर भागे। उनके मस्तिष्कों में भय व्याप्त था। उनके भागने से बलशक को भी एहसास हुआ और एक बार फिर उसके हाथ चलने लगे, लेकिन मैंने उन्हें आवाज़ देकर रोक लिया। बलशक, मेरा ख्याल है हमारा इंतकाम पूरा हो चुका है। अब फौरन वापसी की तैयारियां करो। और हाँ, क्या तुम्हारे कुछ साथी आबादी में कहीं रह गए हैं? नहीं सबूता, वे जो रह गए हैं अब इस काबिल नहीं हैं कि उनके बारे में सोचा जा सके। बलशक ने जवाब दिया। यानी कि वे कत्ल हो चुके हैं या जख्मी हैं? सबूता, अगर वे जख्मी होते तो मैं उन्हें वहां नहीं छोड़ता। वे मर चुके हैं। ठीक है, अब लौट जाओ, मैंने आदेश दिया और मेरे इस आदेश का पालन तुरंत होने लगा। वे तेजी से वापस पलटे। भागने वालों में हिम्मत नहीं थी कि हम पलटने वालों पर हमलावर होने की कोशिश करते। वह तो अपनी जान बचाकर इस तरह भागे थे कि उन्होंने वापस पलटकर भी नहीं देखा था। फिर हमारी किश्तियां तेज रफ्तार से जहाज की तरफ चल पड़ी। हम विजेता की हैसियत से वापस आए थे, लेकिन बुद्धिमता इसी में थी कि अब यहाँ आकर उन लोगों के और संभलने के इंतजार न की जाए। वैसे भी हम पूरी तरह तैयार थे कि अगर वह अपने जहाज़ों से हम पर हमलावर होने की कोशिश करें तो हम उनसे बाकायदा जंग कर सकें। लेकिन यह बात अभी किसी को मालूम नहीं थी कि तारस मर चुका है और किस हालत में मरा है। इलाके के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर तारस जीवित होता तो इस बात की आशा की जा सकती थी कि वह हमारा पीछा करता और अपनी इस शिकस्त पर झल्लाकर वह हर संभव यत्न करता जिससे हमारे जहाज को नष्ट किया जा सकता और हमें शिकस्त दी जा सके। लेकिन यह बात अभी तारस के आदमियों को भी मालूम न थी, पर आशा थी कि वह बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। उस वक्त जब वे तारस से आदेश लेने पहुंचेंगे और तारस की गर्दन व शरीर में उन्हें काफ़ी फासला नजर आएगा, उसके बाद उन्हें हुक्म देने वाला कोई है या नहीं, यह बात मुझे मालूम नहीं थी। बहरहाल कमंदे डालकर हम जहाज पर चढ़ाए और फिर जहाज के बादवान चढ़ाए जाने लगे। हमारा यथासंभव प्रयत्न यही था कि शीघ्र अतिशीघ्र हम मांगो के तट से जितनी दूर हो सके पहुंच जाएं, और बलशक अपने साथियों सहित इस काम में व्यस्त हो गया। उन्होंने अपने जख्मों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया था। शमाना ने जोशीले अंदाज में मेरा स्वागत किया था। फिर वह खुशी से कांपते हुए ही बोली, आ सबूता, मैंने तुम्हें जंग करते हुए देखा था सबूता, तुम्हारे बाजू हैं या? वह खामोश हो गई। मैंने दिलचस्प निगाहों से उसे देखते हुए उसकी कमर में हाथ डाल दिए और आहिस्ता से बोला, आओ शमाना, आराम करें, रात काफ़ी बीत चुकी है। सबूता, तुम कितने अनोखे हो, कितने अजीब हो, उसने धीरे से कहा। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम्हारे शरीर पर कोई घाव नहीं है? नहीं, उन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि ये मेरे शरीर को घायल कर सकें, मैंने जवाब दिया और शमाना की कमर में हाथ डालकर आगे बढ़ गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।